तो आज सीईटी मेंस 57 ग्रुप में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो आज यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, महेंद्र जो है वो प्लो ए फील्ड इन 6 डेज। महेंद्र जो एक खेत को जोतता है कितने दिन में? 6 दिन में। और जो राम है वो उस खेत को जोतता है कितने दिन में? 12 दिन में। तो दोनों मिलकर कितने दिन में जोतेंगे? तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको। तो जैसे महेंद्र है कितने दिन में करता है? 6। और राम जो है वो कितने दिन में करता है? 12। तो अगर टोटल वर्क निकालना है अपने को, काम एज्यूम करना है, तो इन दोनों का एलसीएम 12 और 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। तो ये आ जाएगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब काम करने की, जो एक दिन में कितना काम करेगा एक बंदा, वो आ जाएगा। तो महेंद्र जो है वो 2 काम करेगा और राम जो है एक दिन में 1 काम करेगा। अगर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मिल के कितना काम कर देंगे? 2 और 1 3। और काम है कितना? 12। तो 12 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा? 4। तो ये है आंसर अपना, ठीक है। इजी था ये। ए ट्रेन 375 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस ए पोल। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 375 अपॉन 30। अब ये है मीटर पर सेकंड में। इसको कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अगर किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड आएगा। अगर मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे क्रॉस उधर चला गया ये, तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। आता कैसे है ये? जैसे 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे में 3600 जो है वो सेकंड होते हैं। अगर काटोगे तो ये 5/18 ऐसे आता है, ठीक है। अब इसको काटो। 6 से कितने पे? 5 पे। और 6 से कितने पे चला जाएगा? 6 तिया 18। और ये 25 से कम 25, 5 और 7 12, 25 पंजा 125, 15 दिए 45 किलोमीटर पर आवर। ये है अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट 150 मीटर इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर इज। तो क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कोई टावर है उसकी हाइट 150 मीटर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया 30 डिग्री। तो डिस्टेंस बताओ उस ऑब्जेक्ट की टावर से। मतलब ये कोई टावर होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ रखी है, तो इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये वाला, थीटा जो है वो 30 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ये वाला। अगर नीचे से हम देखते हैं तो ऊपर की साइड देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की साइड देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये इस बेस से आएगा 30 डिग्री मान लो। ये अगर ये है एंगल ऑफ, क्या आएगा? एलिवेशन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो और जेड बन रहा है, तो अल्टरनेट एंगल के थ्रू जो ये थीटा जो होगा वो भी थीटा हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री। अब इसकी हाइट हमें दे रखी है 150 मीटर और ये x निकालना है। तो 150 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1030, जिसकी वैल्यू है 1/√3। तो x कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब 150√3 मीटर, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना। फिर आया 4th क्वेश्चन। 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर, ये दे रखे हैं, तो चौथा बताना है 4th वर्टेक्स। पैरेललोग्राम क्या होता है? मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब ये दे दिया 1,3, ये दे दिया 2,0, ये दे दिया सी जो है वो 5,1 और डी दे दिया कितना? x, y। ये निकालना है अपने को। तो इसको निकाल तो कई तरीक़ों से सकते हैं, पर जो बेस्ट है ना वो मैं बताता हूँ यहाँ पे ना। अब इसके डायगोनल है ये, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना, ये डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं।
ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि अगर इसको ओ बोल दूं मैं तो ए ओ की वैल्यू ओ सी के इक्वल होती है, मतलब 1:1 में डिवाइड होता है। तो अगर कोई भी लाइन है उसमें मान लो ये मिड पॉइंट है ओ और ये है ए और ये है सी, इसको दे दिया 1,3 और ये दे दिया 5,1 और ये 1:1 है। तो अगर ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने होंगे तो क्या करते हैं उसमें 5 + 1/2, तो ये आ जाएगा 3। मतलब जो मान लो ये इन कोऑर्डिनेट की वैल्यू है a, b, तो जो ये a आएगा ना ये कितना आ जाएगा, ये 3। और अगर b निकालना है तो 3 + 1/2, तो ये आ जाएगा 2। तो a, b की वैल्यू कितनी आ गई 3,2। और ये 3,2 है ना पॉइंट, तो बी डी के लिए भी ये सेम होगा। मतलब अगर ये b है और ये d है, बीच में o है और o के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए कितने 3,2 और रेशियो अपने को मिल गया ये, और b की वैल्यू कितनी है 2,0 और ये कितना है x, y। तो अगर जैसे ये 3 है, 3 को कैसे लिखेंगे 2 + x/2। तो अगर इसको सोल्व करेंगे 3 × 2 = 6 और फिर 2 माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। और जो 2 है वो क्या होगा 0 + y/2, ठीक है 0 + y/2। तो y भी कितना आ जाएगा 4। तो अपना जो d पॉइंट था वर्टेक्स था x, y, तो d के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे 4,4। ये है आंसर अपना। 5वां क्वेश्चन, इफ ए मैन वर टू सेल हिज हैंड कार्ट फॉर ₹720, 720 रुपये में उसने बेचा, तो उसको क्या होगा ही वुड लॉस 25%, तो उसको 25% का लॉस होगा। अगर उसको 25% गेन पे उस चीज़ को बेचना है तो क्या करेंगे, मतलब कितना जो है वो सेलिंग प्राइस होगा वो पूछ रखा है। तो अगर इसको 720 जो कॉस्ट ये है सेलिंग प्राइस 720 में बेचेगा ये, तो इसको 25% लॉस होता है। मतलब जो ये 720 है ना वो किसकी वैल्यू है 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होगी, ऐसे बोल सकते हैं हम। भाई 25% लॉस है, मतलब अगर लॉस है तो कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो अगर 25% लॉस है तो 75 की वैल्यू जो है वो 720 दे रखी है। अब इसको परसेंटेज को हटाने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे और काटेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3/4 ऑफ CP, और ये 720, इससे इसको काट दो 3 × 2 = 3 4 × 0, तो 24 चौका कितने होते हैं 96। मतलब जो इसका एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो ये आएगा। अगर इस कॉस्ट प्राइस पे अपने को 25% प्रॉफिट बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे 960, 25% कितना होता है 1/4 प्रॉफिट है, तो 4 + 1 5/4 कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और 0, 24 पंजा 120, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 960 का पहले 25% 1/4 निकाल, ये आएगा कितना 4 दूनी 4 240, और 240 को 960 में जोड़ेगा तब कितना आ जाएगा 1200, फिर से 1200 आंसर आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद में 6th क्वेश्चन, तो इसमें क्या बोल रहा है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 6x - 3, ठीक है। तो इसमें अगर जिनको नहीं पता, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, तो जो ये d की वैल्यू होती है ना, d जो होता है वो b² - 4ac होता है। और अगर इसके रूट निकालते हैं अल्फ़ा, बीटा, वो होते हैं -b ± b² - 4ac/2a। ये इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही पूछते हैं बस। तो इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को 2x² - 6x - 3 = कितना हो गया 0। अब इसमें ये है a जो है वो 2, b जो है वो अगर प्लस है इधर, तो b जो है वो
6 और c जो है वो -3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, क्या हमें क्या निकालना है, डी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो बी स्क्वेयर क्या है 36, बी स्क्वेयर -4, ए कितना है 2 और सी कितना है, सी जो है वो -3, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 तिया 24, 30 20 50 और 10 60 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे। 7th क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल अमाउंट टू 8 टाइम इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई मनी हम लैंड करते हैं किसी को, तो लैंड मतलब उधार देना, तो वो डबल हो जाती है 4 साल में। तो पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये होती है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 + r/100 और इसकी पावर t। तो अमाउंट क्या हो रहा है डबल, तो 2 लिख सकते हैं इसको। अब प्रिंसिपल 1 होगा और 1 + r/100 और टाइम कितना है 4 साल है ना, 4 साल में हो रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं पूरे को 1 + r/100 की वैल्यू x है। तो x की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल है 2। तो x करेंगे, जब ये पावर इधर शिफ्ट होगी तो 1/, में चली जाएगी, 2 की पावर 1/4, ठीक है। अब क्या बोल रखा है कि इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स, मतलब जो अमाउंट है वो 8 गुना हो जाएगा 1 का। और 1 + r/100 उसकी वैल्यू t, हमें टाइम ही निकालना है। तो इसको क्या बोल रखा है x, और x की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 1/4। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 की पावर 1/4 इनटू में t। अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर t/4। अब बेस सेम है, मैंने कल भी बताया था अगर बेस सेम है तो जो पावर है उनको डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं हम। तो t/4 जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। तो जो टाइम आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो 12 साल आ जाएगा, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट क्या है ना, जैसे अगर 1 से 2 हो रही है 4 साल में, तो ये होगी 8, ठीक है। 8 के लिए 2 से कितने पे गई, 2 का क्यूब होगा ना। तो ये जो पावर है ना इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3, तो ये डायरेक्ट जो साल है वो 12 साल आएगी, ठीक है। ऐसे करेंगे, पर ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, ये हर जगह यूज कर सकते हैं हम। बेसिक तो बेसिक होता है और इतना टाइम होता है अपने पास पेपर में कि अगर बेसिक सीख रखा है तो उससे भी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 8, टिकट नंबर्ड फ्रॉम 1 से 25 आर मिक्स्ड अप टुगेदर, कि 1 से 25 नंबर थी टिकट पे और उनको आपस में मिला दिया, ठीक है। ए टिकट इज़ ड्रॉन एट रैंडम, और उनमें से एक टिकट को उठाया गया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो टिकट निकाली गई थी वो प्राइम नंबर होगा। तो 1 से 25 तक जो है वो कितने प्राइम नंबर होते हैं, अब 2 होगा, 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19, फिर कितना होगा 23, ठीक है। गिनो इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने हैं 9 प्राइम नंबर 1 से 25 तक। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल क्या है, हमें क्या चाहिए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो जैसे इनमें से अगर एक सिलेक्ट करेंगे तो वही तो होगा फेवरेबल। तो 9 में से जब एक सिलेक्ट करेंगे तो ही तो आएगा, अगर 2 होती तो 2 सिलेक्ट करते, ठीक है। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं, तो टोटल में 25 है, 25 में से एक करेंगे तो ऊपर 9 और नीचे 25, यही आंसर है अपना, ठीक है। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 4 की पावर n-4 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 48 दे रखा है। तो n की पावर, ये n है, n की पावर n इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो अगर 4 की पावर n माइनस 4 की पावर n-1 जो है वो कितना दे दिया 48। तो इसको लिखो
और ये क्या है 4 की पावर n, और 4 की पावर जो है वो -1 क्या होता है 1/4 होता है, ठीक है। तो अगर 1/4 लिखेंगे इसको, जैसे अगर ये होगा ना 4 की पावर 4 गुना 4 की पावर 2 ऐसा होगा, तो हम क्या करेंगे ना इसको, अगर पावर नीचे बेस सेम रहता है और मल्टीप्लिकेशन में नंबर है तो ऊपर पावर ऐड हो जाती है, तो 4 की पावर 6 लिख देंगे इसको डायरेक्ट। और अगर ऐसा दे दिया मान लो 4 की पावर 4/4 की पावर 2, अगर डिवीजन में है ये, तो ये आएगा 4 की पावर 4 - 2 मतलब 4 स्क्वेयर, ठीक है। तो ये 4 की पावर माइनस में है तो मतलब 4 नीचे आएगा एक, और इज इक्वल्स टू 48। अब 4 की पावर n अगर कॉमन ले लिया इसमें से, तो 1 - 1/4 इज इक्वल्स टू 48, और ये कितना बन जाएगा 3/4, और इसको इधर ले जाओ तो ये 4/3, तो इससे काट दो इसको, 3 1 जा और 3 6 जा, 16 चौके कितना होता है 64। तो अपना जो आंसर आएगा वो 4 की पावर n जो है वो 64 के इक्वल है। तो 4 की पावर n जो है वो 64 को क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 3, ठीक है। अब पूछ क्या रखा है 3 की पावर 3 है, n की पावर n, तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये आया 11th क्लास का क्वेश्चन लिमिट वाला। ऐसे ही दे रखा है इसमें, ऐसे कुछ है नहीं भी कि सिलेबस में था या बेसिक पूछ रखा है, पर चलो दे दिया तो अब क्या कर सकते हैं। ये log x अपॉन x - 1 जो है, अगर x 1 के इक्वल नहीं है और अगर x 1 के इक्वल है तो k वैल्यू आएगी। इज कंटिन्यूस, तो ये कंडीशन दे दी कि कंटिन्यूस होता है ये, तो वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताओ। तो अगर जैसे लिमिट होती है ना, लिमिट वाले चैप्टर में आएगा ये, कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसमें। तो अगर ये देखो जैसे अगर log x अपॉन x - 1, अगर इसमें 1 पुट करते हैं तो ऊपर क्या आएगा log 1 जो कि 0, और नीचे क्या आएगा 1 - 1, तो ये मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। और जब भी ऐसी फॉर्म बनती है ना तो उसमें क्या करेंगे हम, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक लेवल तक, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को और नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे x - 1 को, ठीक है। और फिर उसमें x जो है वो 1 पुट करके जो भी आंसर आता है ना, तो वहाँ पे जैसे कंटिन्यूस बोल रखा है तो k की वैल्यू निकल जाएगी। तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/x होता है इसका, और 1 का 0 होता है, और इसका जैसे इसको अगर थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो dx और फिर -d1, तो 1 का 0 और इसका जो है वो 1 आ जाएगा, तो 1/x, और x क्या बोल रखा है 1, तो इसमें अगर 1 पुट करेंगे तो 1/1 जो है वो 1, इसका आंसर आ जाएगा क्या, k की वैल्यू है ये, ठीक है। तो 11th क्लास का टॉपिक है, ऐसे ही दे दिया इन्होंने मुंह उठा के, क्या पता सिलेबस में था या नहीं। पर अब जैसे कर लिया तो जो मेन जो है वो डिफरेंशिएशन जो मेन होते हैं, जैसे पावर का डिफरेंशिएशन होता है, एक इसमें log में आता है, और थोड़ा मतलब बेसिक देख लेना उसका। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोल रहा है a+1 3a और 4a+2 जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, देन वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है जैसे AP में क्या होता है, अगर तो a+d और a+2d a+3d ऐसे है ये। अब अगर जैसे बीच का पॉइंट है a+d में से अगर a माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, वो बराबर होगी किसके a+2d माइनस a+d के। तो इसमें d जो है वो इक्वेट हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है ना, जो डिफरेंस है वो इक्वेट करना है, तो a की वैल्यू निकल जाएगी। अगर 3a में से a+1 माइनस करेंगे और ये डिफरेंस आ गया, और 4a+2
2 में से अगर माइनस करेंगे 3a, तो 3a में से एक a चला गया तो 2a माइनस 1, 4a में से 3a चला गया तो a प्लस 2, तो ये आएगा a जो है वो कितना आएगा 3, तो ये अपना a निकल गया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AP में? nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम क्या होता है AP का? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, दो ही फॉर्मूले हैं। 12वां क्वेश्चन, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द सर्कल x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। मतलब कोई सर्कल है, उसके अंदर अगर हम कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो उसका जो मैक्सिमम एरिया वो क्या होगा? तो एक तरीका तो है डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, जिसका आंसर होता है 2r² जो होता है वो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन सर्कल, ये होता है। इसमें क्या करोगे 2 और r² है ना वो, अब इसमें क्या है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। ठीक है, अब जैसे इसमें दे दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। तो ये 8 जो क्या होगी अपनी रेडियस, और ये x जो है वो माइनस 1 और y जो है वो 3, ये हो गए इसके सेंटर पॉइंट। तो 2 इंटू r² करेंगे तो 64 ही आ जाएगा, तो ये हो गया 128 आंसर अगर डायरेक्ट करना है तो। और जो दूसरा मेथड है वो बेसिक से अगर करेंगे तो इसमें क्या बोल रखा है कि ये कोई सर्कल है, इसका पॉइंट क्या है, जो भी है हमें मतलब नहीं है उससे। अब ये मान लो कोई वो दे दिया इसने रेक्टेंगल है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसको मैक्सिमम होना ना तो ऑल साइड इक्वल होगी, और ऑल साइड जिसमें इक्वल होती है तो वो क्या बन जाएगा स्क्वायर। अब बोलोगे आप कि मतलब हमें तो रेक्टेंगल पूछा है तो स्क्वायर क्यों बोल रहे हो? तो मैं ये बोल सकता हूँ ऑल जो स्क्वायर होते हैं, ऑल स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। क्या मतलब हुआ कि जितने भी स्क्वायर होते हैं ना उनको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? अगर रेक्टेंगल की हर प्रॉपर्टी स्क्वायर फॉलो करता है तो उसको ऐसा बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल होगा। और अगर इसके अंदर सर्कल के अंदर एरिया को मैक्सिमाइज होना है तो जब सारी साइड है ना इक्वल होगी तब जाके ये एरिया जो है वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, अब इसमें ये देखो, मान लो इसको, इसकी पहले तो रेक्टेंगल के थ्रू करते हैं ना। अब इसकी साइड मान ली मैंने कितनी 2a और ये मान ली 2b। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है रेडियस, ये है 8। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे और यहाँ से डालोगे तो ये मिड पॉइंट पे काटेगा, तो अगर फिर मिड पॉइंट पे आएगा तो ये a और ये वाला पार्ट जो है वो a आ जाएगा, और ये b और ये वाला पार्ट भी जो है वो b आ जाएगा। अब ये जो है इसके इक्वल है, तो इस ट्रायंगल में देखो पाइथागोरस लगा दो। कैसे लगाएंगे? 8 का जो स्क्वायर है ना वो किसके इक्वल होगा? a² प्लस b²। और हमने क्या देखा, अगर मैक्सिमाइज होना है तो a को b के इक्वल होना पड़ेगा। अगर a b के इक्वल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2a² बोल सकते हैं इसको, और ये 64 के इक्वल हो जाएगा। 2 से कटेगा 32 पे, और ये आ जाएगा a²। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 गुना 2 का रूट, तो ये आ जाएगा 4√2। तो साइड कितनी आएगी फिर? साइड हमने क्या माननी थी 2a, पूरी तो 2a माननी थी ना, तो ये आ जाएगा 8√2। और अगर इसका एरिया निकालेंगे हम, वो क्या होती है साइड का स्क्वायर,
उसका स्क्वायर का। तो 8√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर, 8√2, तो 64 गुना 2 128 जो है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये बेसिक हो गया। और ये अगर डायरेक्ट फार्मूला याद करना है तो 2r² है, मर्जी आपकी है। तो ये 12 क्वेश्चन आए थे, तो इनमें ठीक थे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या, टॉपिक थोड़े अलग दे दिए इसमें 2-3 ना, उस वजह से कई बच्चे छोड़ के आए होंगे, क्योंकि ये शायद सिलेबस में भी नहीं है अपने 12th तक ऐसे बोलते हैं, पर बेसिक जो सिलेबस है उसमें नहीं बोल रखा, बेसिक आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन तो ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें मतलब बच्चे को सोचना पड़ रहा था, पर 56 जो वाले ग्रुप में जो क्वेश्चन आए थे वो ऐसा कुछ नहीं दिया था उसने, नॉर्मल ही था सब कुछ ना। तो इनको जो भी क्वेश्चन आप दोबारा करके देखना ब्लैंक PDF में, अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आता ना उसको अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लेना अपनी में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।